राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्मी स्टूडियो किलर में हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है और यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो हम आपको यहाँ से बताएंगे। और चैप्टर जो हमारा 4 है और चैप्टर का नाम है हमारा डी और एफ ब्लॉक का तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मतलब आसान भी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ा ही डीपली पढ़ने को मिलती हैं और यहाँ से डीपली क्वेश्चन बनता है। तो इस चैप्टर को हम बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में कुछ बातें जो हैं वो समझेंगे। तो डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ने से पहले हमने आपको पढ़ाया था, ऑर्बिटल्स पढ़ाए थे, मतलब क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे, उसके बीच में जाना होगा, ठीक है। तो उससे पहले एक छोटी सी बात हम समझ लेते हैं, एक मतलब 2 मिनट लगेंगे उसमें, ज़्यादा नहीं, बस एक छोटी सी बात समझते हैं। कोई भी परमाणु होता है वो उसका क्या है, नाभिक होता है, नाभिक। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। और नाभिक के बाहर ये जो होती हैं बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। इन वृत्तीय कक्षाओं को हम कोश कहते हैं या फिर ऊर्जा स्तर कहते हैं। कोश कहते हैं या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इन्हें हम क्या कहते हैं, कोश कहते हैं या फिर ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी कि इनको हम सेल या फिर हम एनर्जी लेवल कह सकते हैं। एनर्जी लेवल कहते हैं, मतलब सेल कह सकते हैं या फिर एनर्जी लेवल कह सकते हैं। और इन्हें हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इन कोशों की संख्या जो होती है वो अधिकतम कितनी होती है, 7 होती है। यानी कि एन का जो मान होगा कितना होता है, 1 से लेकर 1/2 3 लेकर 7 तक, मतलब 1/2 और 7 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो मान लिया ये जो है क्या है, हमारी वृत्तीय कक्षाएं हैं, कोश हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एन हो गया, ठीक। आप इसके अंदर वाला कोश क्या करेंगे, बाह्य कोश, मतलब टोटल एन है, इसका मान एन है। एन से अगर हम अंदर चलेंगे तो एन से क्या करेंगे, एक कोश अंदर चल रहे हैं तो एक को माइनस कर देंगे, उसका अगर मान की बात करें तो एन माइनस हो जाएगा। इसके अगर और माइनस करेंगे तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस 2 हो जाएगा। इसके और की अगर हम बात करें तो एन माइनस 3 हो जाएगा। ऐसे ही चलते रहेंगे तो एन माइनस हो जाएगा। ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, केवल यहाँ पे 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एन को हमने समझ लिया है, एन तो हमारा होता ही है। एन क्या होता है, कोश होता है, जिसे हम ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, ठीक है। इसका मान 1 2 3 4 और 7 तक हो सकता है, ठीक है। कितना हो सकता है, 7 तक हो सकता है। इसके बाद क्या करेंगे हम, आइए देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो ये बात करते हैं हम, क्या कर रहे थे, मतलब यहाँ पे ये क्या है, हमारा एन है, मतलब कोश है। और एन से अगर हम अंदर वाले कोश की बात करेंगे तो इस बाहर वाले कोश से क्या करेंगे, एक कोश माइनस की बात करें तो एन माइनस 1 हो जाएगा। दूसरे कोश की बात करेंगे तो एन माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एन जो है, एन की बात करेंगे तो एन का मतलब आपका कोश हो जाएगा। और एन माइनस 1 की बात करेंगे तो यानी कि एन का मतलब क्या हुआ, ये आपको बाह्य कोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाह्य कोश। बाह्य कोश को हम क्या कह सकते हैं, संयोजी कोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं, ठीक। ये वाला जो सबसे बाहरी वाला है, तो एन का मतलब क्या है, बाह्य कोश है, या फिर इसे हम संयोजी कोश कह सकते हैं। और एन माइनस 1 का मतलब क्या आ जाएगा, इस कोश से अंदर वाला, मतलब बाह्य कोश से एक कोश अंदर। 1 का मतलब क्या हुआ, एक कोश अंदर चले जाएंगे तो उसका मान हो जाएगा एन बाई, मतलब ये 7वां कोश है तो ये 6ठा। ये किसी का भी हो सकता है, मतलब किसी तत्व में मान लिया, जरूरी नहीं है कि ये 7वां कोश ही संयोजी कोश हो। अलग अलग तत्वों में अलग अलग संयोजी कोश होगा।
जैसे मान लिया कोई तत्व है, उसमें अगर मान लिया ये 2 कोष हैं, मतलब 4 कोष हैं, तो ये संयोजी कोष हो जाएगा, चौथा कोष होगा वो संयोजी कोष बन जाएगा। मतलब सबसे बाह्य कोष की बात करेंगे, तो ये कोष की बात करेंगे, हर एक तत्व में अलग अलग होंगे। ठीक है, तो जो तत्व मतलब अगर चौथे आवर्त में है तो उसका संयोजी कोष चौथा हो जाएगा, तीसरे आवर्त में है तो उसका तीसरा हो जाएगा, दूसरे आवर्त में है तो उसका दूसरा हो जाएगा। अलग अलग कोष की बात होगी, अलग अलग तत्व के संयोजी कोष होते हैं। तो आपको n और n-1 ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। इसके बाद चलते हैं डी ब्लॉक पर कि डी ब्लॉक क्या होते हैं। ठीक है, आप देखिए आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, क्या होती है आवर्त सारणी पढ़ी होगी, में कौन से तत्व होते हैं डी ब्लॉक के। तो सबसे पहले एक तो सिंपल वे में हम आपको बता दें, जैसे आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। जैसे आपने इस टाइप की आवर्त सारणी पढ़ी होगी, ठीक, एक नमूना हम बनाएंगे, ऐसे करके पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे करके मतलब आपने टेबल पढ़ी होगी, लास्ट में इस तरीके से होता है। ठीक, और नीचे ये ऐसे करके 2 श्रेणियाँ आती हैं। तो हम यहाँ पे डी और ए ब्लॉक की बात करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे करके ये खाने बने होंगे। ठीक है, इस टाइप से एक टेम्परेरी हम आपकी बात कर रहे हैं। तो ये जो 2 लाइनें होती हैं, ये आपका हो जाता है एस ब्लॉक, आपने पढ़ा होगा पीछे बहुत अच्छे से। ठीक है, इन 2 मतलब यहाँ से और यहाँ तक की बात करेंगे, यहाँ से तो ये मतलब आपका पहला आवर्त हो गया और ये दूसरा आवर्त हो गया, और यहाँ पे आपका 13 से लेकर 18 तक का होता है। तो ये होता है आपका पी ब्लॉक होता है। क्या कहते हैं इसको? पी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है 3 से लेकर और 12 तक का होता है, मतलब ये 3 से लेकर 12 तक के होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। और इन्हीं में से मतलब इस तरीके से ये लास्ट वाला ये 7वां आवर्त होगा और ये वाला आपका 6ठा आवर्त होगा। ठीक है, तो इससे 6ठे आवर्त से निकाल लिया जाता है और 7वें आवर्त से निकाला जाता है। कुछ तत्व जो होते हैं वो बाहर की ओर निकाल लिए जाते हैं। तो ये वाली जो 2 श्रेणियाँ बचती हैं, इनको हम कहते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? ए ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ए ब्लॉक तत्व कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आप देखिए, डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये हो गया आपका एस ब्लॉक, ये हो गया आपका पी ब्लॉक। ठीक, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? आपका डी ब्लॉक। ठीक, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना, यानी कि वे तत्व जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, मतलब एस ब्लॉक के तत्वों के और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच होते हैं, उन तत्वों को हम डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो ये तो सिंपल वे में हो गया, एग्जाम्पल में हमने आपको पहचानने के लिए बता दिया। यानी कि वर्ग नंबर 3 से लेकर 12 ये जो तत्व हैं वो बीच में है, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में है। तो वो तत्व जो होंगे वो आपके डी ब्लॉक, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक के ये जो तत्व हैं वो सब क्या है? आपके डी ब्लॉक हैं। ठीक, ये तत्व जो होंगे वो डी ब्लॉक के तत्व होंगे। तो अब हम इनकी अगर परिभाषा की बात करें तो क्या करेंगे? देखिए आपने पीछे पढ़ा होगा, ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो ब्लॉक में यही तत्व आते हैं जो मतलब इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस उपकोष में प्रवेश करता है या पी उपकोष में प्रवेश करता है या डी उपकोष में प्रवेश करता है, आपने पढ़े होंगे। तो कोष जो होते हैं वो हमने आपको पीछे बताया था, कोष जो होते हैं वो काय में बटे होते हैं। तो क्या होता है कि इनमें मतलब बाह्य कोष के एस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं कि जिनमें वे तत्व जिनमें बाह्य के एस कोष मतलब एस कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक में क्या होगा कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष के पी कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, मतलब बाह्य कोष के पी कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार डी ब्लॉक की बात आ जाएगी तो इसमें क्या होगा कि बाह्य कोष क्या होता है? आपका n होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा n-1 डी कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। यानी कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन या फिर हम कह सकते हैं विभेदी इलेक्ट्रॉन होता है वो n-1 डी कोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। परिभाषा सिंपल होगी, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, परिभाषा लिखना, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1
डी कोष में प्रवेश करता है। n-1 का मतलब जैसे अभी हमने आपको बताया था कि ये नाभिक है और ये आपके वाय कोष हैं, संयोजी कोष हैं। तो ये वाला क्या है, संयोजी कोष n हो गया और इससे अंदर वाला मतलब ये वाला कोष जो है वो n-1 होगा। तो इस अंदर वाले कोष के n मतलब डी कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक को सॉरी डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके आगे हम चलते हैं। क्या होते हैं कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक के वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कोष, ठीक है, यानी कि वाय कोष से पहले कोष में, अगर परिभाषा की अगर हम बात करें तो वाय कोष से पहले वाले कोष, और बाह्य कोष से पहले कोष मतलब क्या हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो वही आपका हो जाएगा बाह्य कोष से पहला कोष हो जाएगा। जैसे मान लिया जो संयोजी कोष होगा या फिर हम कह सकते हैं बाह्य कोष होगा, बाह्य कोष से पहले, बाह्य कोष से पहले कोष के डी कोष, ठीक। तो इसकी इस बात को हम वैसे इतना लिखना है, इस बात को हम क्या लिख लें, बाह्य कोष से पहला कोष, बाह्य कोष क्या है आपका n है और उससे पहला क्या हो जाएगा n-1 कोष हो गया और डी उपकोष हो गया। तो यानी कि n-1 डी उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो उनको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब देखिए डी ब्लॉक जो होता है वो आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, मतलब एस और पी, इन दोनों के बीच में डी ब्लॉक पाया जाता है। एस डी ब्लॉक जो होता है वो एस ब्लॉक के तत्वों के बीच, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में डी ब्लॉक होता है। जब इन तत्वों के बीच में डी ब्लॉक होता है, तत्वों के बीच में डी ब्लॉक होता है तो इसमें क्या होते हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्वों के गुण होते हैं, ये प्रकार के दोनों के गुण इसमें उपस्थित होते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्वों के भी गुण होंगे इसमें और पी ब्लॉक के तत्वों के भी गुण होंगे। इस कारण इस एस ब्लॉक मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। किनको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, एक तो इनके दो रीजन, एक तो रीजन ये हो गया कि इसमें एस ब्लॉक के गुण होते हैं और पी ब्लॉक, मतलब दोनों प्रकार के गुण इसके अंदर उपस्थित होते हैं, इन तत्वों के अंदर उपस्थित होते हैं, जिस कारण इनको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और दूसरा रीजन का ये तो हो गया पहला रीजन, दूसरा रीजन का ये होता है कि इनके वह दो कोष अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, वह दो कोष अपूर्ण होते हैं। वह दो कोष अपूर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, वह कोष दो होते हैं, वह कोष दो होते हैं, मतलब एक तो वह कोष दो अपूर्ण होता है, एक तो n कोष ये भी अपूर्ण होता है और दूसरा n-1 ये वाला कोष। ठीक है, एक तो n वाला कोष और एक n-1 वाला कोष। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया हमने ये मान लिया, जैसे कोई भी तत्व ये हो गया, ठीक, क्या हो गया ये, हम एक सिंपल सी बात करें, स्कैंडियम की बात करें, 21 है, 21 वाला तत्व ले लेते हैं। ये कौन से मतलब आएगा, इसका आएगा चौथे आवर्त में, तीसरे आवर्त में आता है, 3D में आएगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ जाएगा, सॉरी चौथे आवर्त में आएगा। तो ये होता है आपका 4s, ये आएगा आपका 3 का, ये वाला कोर्स होगा, तो 4 कोर्स होंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3 वाला और ये हो जाएगा आपका 4 वाला। तो 4 के अंदर आपका S, P, D और F होंगे। ठीक, F तो होता ही नहीं है इसमें, S, P, D होता है और इसमें S, P, D और F होता है। ठीक है, अब 21 वाले में जाएगा कोर्स, तो देखिए 3D में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो यानी कि यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n-1 में प्रवेश करता है तो n-1 में प्रवेश करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो ये वाले कोष खाली रहेंगे, उपकोष जो होंगे वो खाली होंगे, और यहाँ पे ये वाला कोष जो होगा इसमें डी में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10 भरते हैं, लेकिन यहाँ पे डी में कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। तो इसके दो कोष अपूर्ण हो जाएंगे, एक तो ये वाला बाह्य वाला चौथा वाला कोष
अपूर्ण है और एक तीसरा मतलब 3D भी अपूर्ण है। इसके बाह्य 2 कोष अपूर्ण होते हैं, इस कारण इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इसके 2 रीजन होते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें क्या होता है कि उनके बाह्य 2 कोष जो होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। इनके बाह्य 2 कोष जो होंगे वो कैसे होंगे? अपूर्ण होते हैं। इस कारण इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप पर पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। क्या होता है? संक्रमण तत्वों को क्या कहा जाता है? मतलब डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक। संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके 2 कोष अपूर्ण होते हैं। 2 कौन से? बाह्य 2 कोष अपूर्ण होंगे, ठीक है। बाह्य 2 कोष अपूर्ण होने के कारण उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं, तो सभी डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि उनके सभी के बाह्य 2 कोष जो होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, ठीक है। इतनी बात। इसमें से कुछ अपवाद हैं, वो अभी हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से अपवाद हैं, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी अपवाद बताने से पहले मतलब एक चीज़ और समझ लीजिएगा। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। अब डी ब्लॉक के अंतर्गत मतलब कौन कौन से तत्व आते हैं वो देख लीजिएगा पहले। डी ब्लॉक मतलब संक्रमण तत्व की हम बात कर रहे हैं। संक्रमण तत्व, ठीक। संक्रमण तत्व को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो संक्रमण तत्व की अगर हम बात करें तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो आपके वर्ग 3 से स्टार्ट होते हैं। वर्ग 3 यानी कि हम कह सकते हैं 3rd B से स्टार्ट होते हैं, ठीक। और वर्ग 12 तक चलते हैं। कहाँ तक चलते हैं? वर्ग 12 तक चलते हैं। 1st B तक चलते हैं, ठीक है। कहाँ तक चलते हैं? 1st B तक चलते हैं, सॉरी 2nd B तक चलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3rd B मतलब 3rd B से स्टार्ट होते हैं और 2nd B तक मतलब वर्ग 3 से स्टार्ट होते हैं और वर्ग 12 तक चलते हैं। अभी हमने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया भी था, ठीक है, उसी रिगार्डिंग। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं वो वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के, मतलब डी ब्लॉक जो तत्व है वो हमारा S और P के बीच में है। तो S P के बीच में जो आपके वर्ग 3 है वो 3 से लेकर वर्ग 12 तक का बीच वाले जो तत्व रखे गए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। ये डी ब्लॉक के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं, ठीक। जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 21 होता है। कितना होता है? 21 होता है। 21 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब आगे भी चले जाएंगे परमाणु क्रमांक। ये जो होता है वर्ग 3 का पहला तत्व है। तो वर्ग 3 का पहला तत्व यानी कि वर्ग डी ब्लॉक का जो पहला तत्व है वो आपका स्कैंडियम है, 21 जिसका परमाणु क्रमांक है। और डी ब्लॉक का जो लास्ट तत्व है वो क्या है? लॉरेंशियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 100 नहीं 103 लॉरेंशियम नहीं है। डी ब्लॉक का तत्व जो लास्ट वाला तत्व है वो आपका Hg है, पारा। क्या है? पारा है, पारा भी नहीं है। डी ब्लॉक का जो अंतिम तत्व है वो आपका डी ब्लॉक का जो अंतिम तत्व है मतलब स्कैंडियम जो है वो पहला तत्व है। अंतिम तत्व जो है वो आपका कोपनेशियम है, कोपेनेशियम Cn होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 112 होता है। Hg जो है वो आपका तीसरे आवर्त में आता है, वो है इसी में बताते हैं, ठीक है। तो इतने सारे इसके बीच में जो भी तत्व आते हैं वो आपके क्या होंगे? डी ब्लॉक के तत्व होंगे। आप देखिए मतलब इसमें से इनके बीच में कुछ तत्व ऐसे होंगे जो एस ब्लॉक में चले जाते हैं, कुछ पी में चले जाते हैं, क्योंकि इनके बीच के तत्व जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं। तो पहले तत्व की हम बात कर रहे हैं तो स्कैंडियम जो है वो पहला तत्व है और लास्ट में कोपनेशियम है वो 112 जो आपका संक्रमण तत्व है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दें, जिसे क्या कहा जाता है? अपवाद के रूप में माना जाता है। क्या के रूप में माना जाता है? अपवाद के रूप में माना जाता है।
तो अपवाद के रूप में क्या होता है कि जो आपका वर्ग 12 अभी हमने आपको बताया था, वर्ग 12, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड बी कहते हैं वर्ग 12 में। इसमें आपका एक तो पहला तत्व आता है जिंक आता है, दूसरा आपका सी कैडमियम आता है, तीसरा आपका Hg आता है। ये 3 तत्व इसमें आते हैं। तो इन 3 तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। ये चाहे तो आप नोट कर लीजिए यहीं से, मतलब ये क्वेश्चन बनता है कि जिंक क्या है, संक्रमण तत्व है नहीं है, ठीक, या फिर कह दिया जाए स्कैंडियम जो है वो संक्रमण तत्व है, मतलब डी ब्लॉक का परमाणु क्रमांक 21 संक्रमण तत्व, स्कैंडियम को संक्रमण तत्व कहा जाता है, परंतु जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? इसका रीजन बताना पड़ता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि संक्रमण तत्व कौन से होते हैं। संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनके मतलब बाह्य 2 कोष अपूर्ण होते हैं। बाह्य 2 कोष, मतलब बाह्य 2 कोष कैसे होंगे? अपूर्ण होंगे, ठीक। बाह्य 2 कोष अपूर्ण होंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक। लेकिन जिंक, कैडमियम और Hg, इन तीनों के बाह्य कोष क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। बाह्य कोष जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं। अब जब बाह्य कोष पूर्ण होंगे, ठीक है, क्या होते हैं? जब बाह्य कोष पूर्ण होते हैं, अब मतलब डी उपकोष समझ लीजिए, बाह्य कोष से जो n, इनका हम कह सकते हैं n-1 डी उपकोष, n-1 डी उपकोष जो होता है वो कैसा होगा? ऐसे मान के लिए n-1 डी उपकोष जो होता है वो कैसा होगा? पूर्ण होता है। हम जिंक, Zn, Cd और Hg, मतलब जिंक, कैडमियम और Hg जो पारा है, इनके क्या होते हैं? n-1 डी उपकोष जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं। n-1 डी उपकोष जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं, और n-1 डी उपकोष पूर्ण होने के कारण इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, ठीक है। बाकी जितने भी तत्व हैं, मतलब डी ब्लॉक के अंदर जितने भी तत्व आते हैं, सभी तत्व जो होंगे वो कैसे होंगे? संक्रमण तत्व होंगे, ठीक है। सभी कैसे होंगे? संक्रमण तत्व होंगे। लेकिन इन 3 तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेपर में आते हैं तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि स्कैंडियम जो होता है संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन मतलब बन जाता है। या फिर कोई दूसरा तत्व दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा ये संक्रमण तत्व है और ये संक्रमण तत्व नहीं है, इनका रीजन बताना है। तो संक्रमण तत्व कौन से होंगे? कि जिनके बाह्य 2 कोष अपूर्ण होते हैं, यानी कि जिनका हम ऐसे मान के चलिए n-1 डी उपकोष अपूर्ण है, वो आपका संक्रमण तत्व होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, ठीक है। और जिनका संक्रमण तत्व यानी कि n-1 डी उपकोष जो है वो अपूर्ण है, पूर्ण है, जिनका पूर्ण है वो कैसे होंगे? संक्रमण तत्व नहीं होंगे, ठीक है। तो ये रीजन है, आपको बताना है, और ये रीजन ज़्यादातर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। इसके आगे हम चलेंगे तो क्या होता है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो, मतलब संक्रमण तत्वों के आगे चलते हैं। इन संक्रमण तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है वो हम आपको बताते हैं। तो संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। संक्रमण तत्व जो होते हैं वो कितनी श्रेणियों में बांटे गए हैं? 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। संक्रमण तत्व होते हैं, इनकी 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं, ठीक। इनको संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहली श्रेणी है हमारी, क्या है? प्रथम श्रेणी। जो पहली श्रेणी है उसको हम प्रथम श्रेणी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है 3D श्रेणी, 3D संक्रमण श्रेणी, ठीक। 3D संक्रमण श्रेणी ये है। दूसरी आपकी है द्वितीय श्रेणी। दूसरी जो श्रेणी है उसको हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी, या इसको हम कहते हैं 4D संक्रमण श्रेणी,
ठीक। तीसरी वाली जो है इसे हम कहते हैं तृतीय श्रेणी। क्या कहते हैं? तृतीय श्रेणी कहते हैं। इसको हम कहते हैं 5D संक्रमण श्रेणी। चौथी जो श्रेणी है इसको हम कहते हैं चतुर्थ श्रेणी। 6D संक्रमण श्रेणी। ठीक है, प्रथम श्रेणी को हम 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, द्वितीय श्रेणी को हम 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, तृतीय श्रेणी को 5D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, चतुर्थ श्रेणी को हम 6D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इन्हें प्रथम श्रेणी तो पहली श्रेणी है इसलिए प्रथम कहेंगे। 3D संक्रमण श्रेणी क्यों कहता है? देखिए इस वाली श्रेणी में आपके क्या है, स्कैंडियम से लेकर मतलब स्कैंडियम 21 से तत्व आते हैं। अब जिंक कितना है 30 तक के तत्व। वैसे जिंक आप देखिए आपको बताएं, अभी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस श्रेणी के अंतर्गत क्या आते हैं, एक स्कैंडियम 21 से लेकर 30 तक के तत्व जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। और इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किसमें प्रवेश करता है, 3D में प्रवेश करता है। किसमें करता है, 3D में इलेक्ट्रॉन आता है। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है जिसको हम कहते हैं विभेदी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, तो विभेदी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ आता है, इनका 3D में जाता है। इसमें जाता है 3D में प्रवेश करता है। इस कारण इनको हम संक्रमण श्रेणी मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। जैसे अगर हम स्कैंडियम 21 का बात करें परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d1। ठीक, 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। देखिए 3D में गया, तो ऐसे करके 3D में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3D में पहुंचता है, प्रवेश करता है। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या कहा जाता है, संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी हो गई। ठीक है, द्वितीय श्रेणी इसी प्रकार, द्वितीय श्रेणी को हम क्या कहते हैं, 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। और यहाँ 39 यानी कि इटरबियम से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, इटरियम से स्टार्ट होता है और आपका कैडमियम तक चलता है। ठीक है, कैडमियम 49 तक होगा। ठीक, 49 48 से 49 तक के तत्व जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, 39 से 48 ठीक, 48 कैडमियम का जो होता है वो 48 होता है। ठीक, 48 तक के तत्व शामिल होते हैं। अब इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पहुँचता है, 4D में पहुँचता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा, 4D में प्रवेश करता है। इस कारण इनको 4D संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें 39 से स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, 3D में गया था, इसी प्रकार इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ जाएगा, 4D में जाएगा। इस कारण इस श्रेणी को 4D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। अब ये दूसरे नंबर की है, इस कारण इसको द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। अब तीसरी श्रेणी की हम बात करेंगे तो तीसरी श्रेणी क्या है, इसको तृतीयक श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसे 5D संक्रमण श्रेणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ प्रवेश करेगा, 5D में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, 5D में प्रवेश करता है। और 5D में प्रवेश करने के कारण इसको क्या कहा जाता है, 5D संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपके क्या होते हैं, लैंथेनम 57 यानी कि 57 से स्टार्ट होती है ये श्रेणी, और Hg जो है पारा 80 तक आपका चलता है इसमें। यानी कि 57 से लेकर 80 तक के जो तत्व होते हैं वो इस संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पहुँचता है, विभेदी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ पहुँचता है, 5D में पहुँचता है। और 5D में पहुँचने के कारण इसको हम 5D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ इसमें एक्टिनम 89 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 89 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और 89
आपको बताया था कैडमियम 112 तक के तत्व सम्मिलित होते हैं और इसमें विभेदी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ पहुँचता है, 6d में प्रवेश करता है। इस कारण इस प्रकार की श्रेणी को हम 6d संक्रमण श्रेणी कहते हैं। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ, 3d, 4d, 5d और 6d। ठीक है, 3d का रीजन ये है कि उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि हम कह सकते हैं विभेदी इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचता है, 3d में पहुँचता है, इस कारण इसको 3d संक्रमण श्रेणी कहते हैं। 4d में मतलब इस द्वितीय श्रेणी का 4d कहा जाता है क्योंकि इसमें विभेदी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ पहुँचता है, 4d में पहुँचता है। इस कारण इसको हम इस प्रकार की जो श्रेणी होती है या द्वितीय श्रेणी होती है उसको हम 4d संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इसमें लैंथेनम से 80 तक के तत्व सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें जो विभेदी इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पहुँचता है, 5d में पहुँचता है, यानी कि बाह्य कोश के 5d में पहुँचता है। इस कारण इसको 5d संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। और इसमें एक्टिनाइन से कैडमियम 112 कोपेनेशियम जो होता है वो 112 यानी कि 5d श्रेणी में 6d में प्रवेश करता है। इस कारण इसको हम संक्रमण मतलब 6d संक्रमण श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमने आपको बताए थे कि 3 तत्व, एक Zn बताया था, एक आपका CD बताया था और एक आपका Hg बताया था। तो Zn का 30 है, CD का आपका 48 है, ठीक है, Hg का आपका 80 है। ये 3 तत्व जो होते हैं वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। ठीक, इनको संक्रमण तत्व नहीं कहलाता है, मतलब ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। ये आवर्त सारणी की बात हमने बताई, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिंक 30 है तो जिंक से पहले जो कापर है 29, तो इस श्रेणी के अंतर्गत कापर 29 तक के तत्व शामिल होंगे। ठीक है, यानी कि 21 से लेकर कहाँ तक आते हैं, 29 तक के तत्व आते हैं, क्योंकि Zn, CD और Hg जो होते हैं वो आपके संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, ये अपवाद हैं। आवर्त सारणी में जिंक जो होगा वो इसी आवर्त में मिलेगा, इसी आवर्त में मिलता है, इन्हीं के साथ मिलता है, इसलिए मैंने आपको लिखाया है। लेकिन इसको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, तो इसको संक्रमण श्रेणी में शामिल भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी बुक में आपको मिल जाए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसको जब संक्रमण तत्व हम कहते नहीं हैं, जब संक्रमण तत्व ये है नहीं, तो इसको हम संक्रमण श्रेणी में शामिल भी नहीं करेंगे। तो ये जिंक जो होगा वो संक्रमण श्रेणी में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे स्कैंडियम से लेकर 29 तक के तत्व जो होंगे वो प्रथम श्रेणी यानी कि 3D श्रेणी में शामिल होंगे। ऐसे ही तरीके से द्वितीय श्रेणी यानी कि 4D श्रेणी है, उसमें कैडमियम जो है वो 48 है आपका। क्या है? कैडमियम 48 है, यानी कि कैडमियम जो होता है वो आपका तत्व नहीं है। ठीक है, तत्व नहीं है 48 वाला। तो 48 से पहले क्या आएगा आपका? 47 आएगा, और 47 परमाणु क्रमांक किसका होता है? Ag का होता है, मतलब सिल्वर का होता है। तो सिल्वर तक के तत्व यानी कि 39 इट्रियम से लेकर कहाँ तक के 47 तक के तत्व जो होते हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्योंकि कैडमियम जो है वो आपका संक्रमण तत्व नहीं है, तो उसको भी संक्रमण श्रेणी में हम शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें 39 से लेकर 47 तक के तत्व जो होंगे वो 4D संक्रमण श्रेणी के कहलाते हैं। ऐसे ही 5D संक्रमण श्रेणी में लैंथेनम से लेकर 80 तक Hg। अब Hg जो है वो आपका क्या है? पारा है, वो संक्रमण तत्व नहीं है, तो इसका 80 है, तो 80 से यानी कि 79 तक के तत्व होंगे, और 79 जो होता है वो Au का होता है, यानी कि गोल्ड का होता है। तो यहाँ 57 से लेकर 79 तक के तत्व जो होते हैं वो 5D संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये 3 तत्व जो होते हैं इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, और ये अपवाद है। यहीं से आपको होता है, होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपसे 2 नंबर में इनका रीजन पूछ सकता है, तो वो रीजन आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में मतलब ये कि 4 श्रेणियाँ होंगी संक्रमण तत्व की। आगे हम इनका पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, मतलब जो संक्रमण तत्व हैं ये श्रेणियाँ हैं, इन श्रेणियों का क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए हम इतना, और ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास जो होगी वो बेहतर समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो उसमें आपका नंबर दे रखा है, ठीक, आप उसको मतलब कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो इस पर आप मैसेज कर सके या कॉल करके आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।